नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जे सर्वे, जिसमें हिंदी व्याकरण श्रृंखला का आप अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं विराम चिन्ह का। सीधा पॉइंट पे चलते हैं। विराम चिन्ह होते क्या हैं? विराम चिन्ह एक निश्चित चिन्ह है जो उपन्यास, कविताएं, रचना जो होती हैं उनमें, या सामान्य बातचीत के जो शब्द लिखे जाते हैं, वाक्य लिखे जाते हैं, उनके साथ लगता है। इसे निश्चित चिन्ह भी कहा जाता है। विराम चिन्ह का मतलब विश्राम भी होता है। विराम चिन्ह कहीं विश्राम चिन्ह भी ने कहा जा सकता है। निश्चित रूप से ये लगते हैं। सबसे पहले है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब हो गया जहां वाक्य क्या हो गया, पूरा हो गया, वो पूर्ण विराम होता है। चिन्ह इसका ये होता है सीधी लाइन। फिर उसके बाद है अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह होता है ये एक बिंदु और उसके नीचे अल्प विराम का चिन्ह। तो देखिए, सबसे पहले ये पूर्ण विराम के बारे में आपको बता दूं। जैसे उपन्यास, रचनाएं, कविताएं, जो वर्तमान कविताएं हैं उसमें से हालांकि ये पूर्ण विराम लगभग गायब सा होता जा रहा है। पहले की जो रचनाएं हैं जिनमें दोहा है, चौपाई है, इनमें क्या होता था, ये रचनाएं होती थी, उनके पीछे लगता था। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, एक दोहा, मसी गुड़ में लपटी रहे और पंस रही लपटाए। तो जहां लपटाए लिखा जाएगा, लपटाए पीछे का होगा, वहां एक लगा देंगे। मसी गुड़ में गड़ी रहे, पंस रही लपटाए, ताली पीटे सिर धुने। ताली पीटे सिर धुने और मीठे बोई माए। तो ये क्या होता है, यहां दो लग जाती हैं उसके चिन्ह। ये देखिए, यहां एक चिन्ह का मतलब तो हुआ ये कि ये वाक्य की जो ये लाइन थी प्रथम, वो पूरी हो गई है। अब ये दूसरी लगाने के बाद कहें कि ये पूर्णतया पूरी हो गई है। तो इस प्रकार ये दोहों में, चौपाइयों में, छंद में आप देखते हैं। जैसे आप बोलते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देहु लोक उजागर। एक एक देखते हैं, वहां जहां चौपाई खत्म हुआ उसमें लग जाता है एक पाइका सा, मान लीजिए, इसे विराम, पूर्ण विराम कहते हैं। उपन्यास, कविता, दोहा, चौपाई में लगता है। अर्ध विराम का मतलब ये होता है कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, दो शब्दों को जोड़ा जाता है। जैसे एम ए, और इसमें फिर लगा दिया अर्ध विराम और डी फिल, यानी दोनों संबंधित ही हैं और इनमें क्या कर दिया जाता है, अर्ध विराम चिन्ह लगा दिया जाता है। अगला है अल्प विराम। मतलब चल रहे हो और थोड़ा सा विराम किया। आप इसे चलने से लेकर समझ लीजिए बात को। चलने से लेकर समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। भाई, हम चल रहे हैं कहीं रास्ते में, पैदल चल रहे हैं, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलना है अपने को। तो चलते चलते एक बार थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, कह देते नहीं, थोड़ा सा विश्राम ले लेते हैं, फिर चलते हैं। जो थोड़ा सा विश्राम है वो क्या कहलाता है, आपका अल्प विराम, जिसका चिन्ह क्या है, ये है तन मन धन। तन मन धन, तो और क्या होता है, इसमें एक प्रकार से और भी लगा दिया जाता है, पर जहां यह लगे वो क्या है, अल्प विराम। तन मन धन ऐसे नहीं बोला जाता इसको, तन मन धन। ये जो अपने विराम चिन्ह है, ये इतने आवश्यक हैं कि इनकी अनुपस्थिति में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। रोको मत जाने दो, मैं लिख देता हूं, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, इसी को लिख दिया हमने, रोको मत जाने दो। देखो अर्थ का अनर्थ कैसे हो गया। पहले कहा रोको मत जाने दो, मतलब यहां रोकने का भाव है। दूसरे में कहा रोको मत जाने दो, इसका मतलब ये जो विराम चिन्ह था ये यहां था, तब तो इसको रोकने की बात थी, और इसी चिन्ह को मैंने आगे लगा दिया तो क्या हो गया, उसे रोकने से मना कर दिया कि रोको मत जाने, तो मतलब जाने की इजाजत देती।
ये विराम चिन्हों की वजह से एक ही वाक्य का दो अर्थ निकल रहे हैं। इस प्रकार आपके विराम चिन्ह भाषा का महत्वपूर्ण अंग है जो उसके अर्थ को ही बदल देते हैं। योजक चिन्ह है अगला आपका। योजक मानी क्या होता है? योजक मानी जोड़ना। योजक मानी जोड़ना। और जैसे कि माता पिता, क्या कर दिया? इसमें एक अगला प्रकार है योजक चिन्ह में ही कि निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जहां होते हैं उनमें सा और सी लगा दिया जाता है। जैसे कि मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, तो थोड़ा और सा के बीच यहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। संख्यावाचक होते हैं उनमें भी कि जैसे थोड़ा सा पैसा, तो थोड़ा और सा के बीच भी योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। इसके बाद है संबद्धता चिन्ह। संबद्धता चिन्ह का मतलब क्या होता है कि जैसे आप नाटक पढ़ते हैं, क्या नाटक पढ़ते हैं या किसी उसमें देखते हैं, जैसे राम और श्याम दो व्यक्ति वहां पात्र हैं, वहां पहला पात्र राम, फिर उसके आगे राम लिख के क्या कर देते हैं, जैसे ये रहा, ये लिखा ना मनसा, मनसा, फिर उसके आगे लिख के कहते हैं हाँ क्या, फिर जैसे इससे बात कर रहा है कोई दूसरा, मनसा क्या, वो कह रही है क्या कर रहे हो गोपाल। मनसा कह रही है किसको? गोपाल को, कि क्या कर रहे हो गोपाल। तो फिर गोपाल बोलता है, तब उस गोपाल के आगे भी हम क्या कर देते हैं, संबद्धता सूचक चिन्ह लगा देते हैं। ये आपके योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। लिखते हैं ना, जहां नाटक में देखते हैं, ये किसी उपन्यास में किसी के द्वारा बोला गया, जो पात्र बोलता है वो होता है उसके आगे लगने वाला चिन्ह। रेखांकित, कुछ लिखा हुआ हम एक वाक्य देखते हैं और लिखा हुआ में आता है प्रश्न की रेखांकित वाक्य का अर्थ बताइए, यह रेखांकित में कौन सी संज्ञा है। तो जहां रेखा होती है वहां क्या कर देते हैं, एक लाइन को या महत्वपूर्ण बात को दर्शाने के लिए उसके नीचे लाइन खींच देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, वो रेखांकित होता है। विवरण में होता क्या है कि विवरण उसका किया जाता है। विवरण चिन्ह में एक तो आपके विसर्ग जैसा और एक आपके योजक जैसा चिन्ह योग में होता है। विसर्ग जैसा और योजक जैसा चिन्ह जुड़कर उसके बारे में किया जाता है। जैसे मैं लिख देता हूं कई बार आपके सामने संज्ञा, हमने लिखा क्या, संज्ञा, और उस संज्ञा के बारे में फिर हम क्या करते हैं, यूं चिन्ह लगा के लिख देते हैं, यानी उसका विवरण अब होगा। इसके बाद उस संबंधित वाक्य का क्या होता है, शब्द का विवरण होता है। प्रश्नवाचक का चिन्ह क्या होता है आपका, ये जिसमें क्या किया जाता है, प्रश्न का बोध होता है। कौन है भाई, कौन है, कौन है लिख के क्या कर देते हैं, प्रश्नवाचक लगा दिया। कौन है, तो यहां प्रश्न हो गया। विस्मयादिबोधक, जहां विस्मय होता है, विस्मय में होता यह है जैसे हर्ष है, शोक है, या फिर किसी को कोई दुख है, घृणा है, इन स्थितियों में यह विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। हाल ही राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के दौरान भी इससे संबंधित एक प्रश्न आया था। तो ध्यान रहे कि जैसे ही विस्मयादिबोधक शब्द लगते हैं उन शब्दों के तुरंत बाद यह चिन्ह ही जाता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि जैसे ही विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं पूर्ण, तो उसके जस्ट बाद ही वो लग जाता है, उस वाक्य के अंत में नहीं, उस शब्द के साथ ही लगता है। उद्धरण चिन्ह है साहब, उद्धरण चिन्ह होता ऐसे है कि ये करके
इसे वैसे तो समझने के लिए 66-99 बोलते हैं। क्या 66-99 बोलते हैं। अब यहां कई बार एक उद्धरण चिन्ह आ जाता है ना, और कई बार दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह आता है वहां जहां किसी लेखक का उपनाम हो या किसी व्यक्ति का उपनाम हो, वहां क्या होता है, इकहरा ये उद्धरण चिन्ह आता है। यदि किसी पुस्तक का नाम हो, मान लीजिए कोई कविता का नाम हो, महात्मा गांधी को इसके उद्धरण चिन्ह लगा दिया, बापू तो सिंगल आएगा, बापू लिखेंगे तो इकहरा क्या आएगा, उद्धरण चिन्ह आएगा। फिर दोहरा है तो कहीं वाक्यांश होगा कि महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो आप लिखेंगे ना सदा सत्य बोलो। तो इसमें यहां सदा सत्य बोलो, इस जगह आप क्या करेंगे मित्रों, दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। उद्धरण चिन्ह के बाद अगला है आपका कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह तो आप सीधा जानते ही इस प्रकार के होते हैं। ये कोष्टक है, ये चौकोर कोष्टक है। गणित में हम पढ़ते थे ना, मजला और छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंजला कोष्टक। तो छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंजला कोष्टक। इसमें होता यह है, जैसे मैंने लिखा प्रज्ञा चक्षु, तो प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है जिसके सिर्फ दिव्य ज्ञान की दृष्टि से ही वो देख सकता है, प्रज्ञा बुद्धि की दृष्टि से ही वो देखता है, इसका मतलब नेत्रहीन। तो उसकी विशेषता यहां हमने बता दी है। ये कोष्टक चिन्ह का कार्य है। अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। जैसे मैं लिख दूं समास के 6 प्रकार होते हैं, फिर यहां मैंने लिख दिया ये लगाकर अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो समासों के बारे में मैंने एक एक करके आगे लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्या किया जाता है, ये निर्देशन चिन्ह लगाया जाता है, जिससे निर्देश दिया जाता है कि ये। आगे बात है समता सूचक। समता का मतलब तो समानता या समान। अब जैसे समता का मतलब समान है, तो 1 रुपए के बराबर क्या है, 100 पैसे। 1 रुपए के समान क्या है, 100 पैसे। 1 और 1 लिख दिया मैंने, 1 + 1 = 2। तो समता सूचक हो गए ना, इनके दोनों के बराबर आगे वाली इकाई है। समता सूचक समानता की बात करता है। फिर है परिणति सूचक। परिणति मतलब एक कर्म कह सकते हैं आप इसे। क्या कह सकते हैं, कर्म, कि यह कार्य एक कर्म में इस प्रकार हुआ है। जैसे यहां हम कर्म को दर्शाते हैं क्या, कि पहले हम स्कूल जाते हैं तो प्राथमिक क्लास होती है पहले, ठीक है। प्राथमिक के बाद फिर होती है आपकी उच्च प्राथमिक, है ना। उच्च प्राथमिक के बाद आपकी हो जाती है माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। और यदि इसे उल्टा कर्म दे दिया जाए तो फिर इसका चिन्ह यूं हो जाता है, उल्टे कर्म की ओर हो जाता है। चिन्ह यह है परिणति सूचक, वो उसके मतलब विकास को हमें या कर्म को हमें दर्शाता है। जैसे आदि मानव, फिर वो उसके बाद दूसरे तरीके से मानव का विकास हुआ, फिर कृषि का हुआ, तो ये कर्म हो गया। फिर है अपूर्णता चिन्ह। अपूर्णता का मतलब है जहां पूर्णता ना हो, कुछ चीज छूट गई और रह गई हो, जहां उसमें कमी हो कोई। जैसे तेरा सब काम करूंगा, तेरा सब काम करूंगा, फिर यहां छोड़ दिया कुछ और बोलो मित्र, इनके बीच एक बात रह गई क्या, कौन सी, कि कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो मित्र रमेश। ये क्या हो जाता है, इन दोनों जगहों को हमने छोड़ दिया ना, यहां कुछ तो बोलो मित्र रमेश। अपूर्णता का मतलब जहां कमी रह गई, कुछ छूटा हुआ है।
हंस पद, हंस का मतलब हो गया उड़ने वाला, इसे आप दो पंख समझ लीजिए। और जैसे मैंने लिख दिया मुझे आज जाना है, बीच में भूल गया जयपुर लिखना, तो जहां भूल जाते हैं कुछ लिखना तो हंस पद लगा के उसे ऊपर उसके लिख देते हैं। यह होता है आपका एक विराम चिन्ह हंस पद। हंस पद के बाद है संकेत सूचक या लाघव चिन्ह। संकेत सूचक या लाघव चिन्ह से मतलब है किसी बड़े वाक्य शब्द को संक्षिप्त करना। जैसे मैं लिख दूं डॉक्टर, क्या लिख दिया मैंने, डॉक्टर। अब इस डॉक्टर को यदि मैंने यूं लिख दिया है ये, तो क्या गलत थोड़ी है। इतना बड़ा लिखने के बजाय ये करके हमने क्या कर दिया, संक्षिप्त लिख दिया। जैसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों पे लिखा होता है तो वहां उच्च प्राथमिक विद्यालय, समझ नहीं जाते हैं क्या हम, यानी उन शब्दों को संक्षिप्त कर दिया जाता है, लाघव कर दिया जाता है, उनका छोटा रूप बना दिया जाता है। जबकि होता है उच्च प्राथमिक विद्यालय, लाघव माने उसको छोटा कर दिया है। पुनरुक्ति सूचक, किसी उक्ति की पुनरावृत्ति होती है उसे पुनरुक्ति सूचक कहते हैं। फिर है समाप्ति सूचक, जहां शब्द के एक वाक्य की रचना है, वो रचना जैसे कविता हमने लिख दी और उस कविता में पूरी कहानी है, मतलब वो पूरी कविता यहां से यहां तक हो गई, तो उसके नीचे क्या कर देते हैं, ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके यूं आगे तक कर देते हैं। ये होती है उसकी समाप्ति की बात कि कोई कार्य क्या हो गया है, कोई कविता है या कोई और चीज है तो वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। इस प्रकार आपके उद्धरण चिन्ह थे। अपने हिंदी भाषा में ये काफी तरीके के उद्धरण चिन्ह हैं जिनका प्रयोग क्या है कि निश्चित चिन्ह ये होते हैं और विराम मतलब रुकने के लिए या वहां कुछ क्रिया करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी व्याकरण की ये जो क्लासें हम पढ़ रहे हैं ये लगातार जारी रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो, और बेल आइकन को साथ में दबाएं जरूर। और नोटिफिकेशन इससे क्या होता है कि आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। इसको हम रोज 8 बजे YouTube पे पब्लिश करते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। क्लास कैसी लगी इसके आप कमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।